हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज हम 5000 प्रश्नों की सीरीज नंबर 2 पार्ट लेके आए हैं, जो कि यह क्रम लगातार आपका चलता रहेगा। ऐसे 5000 प्रश्न जब तक आपकी कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तो आप लगातार सीरीज को देखते रहिए और क्वेश्चन को देखने के साथ साथ आप क्वेश्चन को नोट भी किया करिए, क्योंकि क्वेश्चन के साथ बहुत सारे ऐसे चीज बताए जाते हैं जो और इसी से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए कि कैसे, चूंकि बहुत सारे लोग हैं मोबाइल ऑन कर लेंगे, मोबाइल ऑन करने के बाद वो सिर्फ वीडियो को देखते हैं। देखिए, वीडियो को देखने से कोई फायदा नहीं है। आप वीडियो को देखेंगे, आपके दिमाग माइंड में कोई चीज़ 2, 4, 5 मिनट के लिए रहेंगी या 10 मिनट के लिए रहेंगी, या बहुत अगर आपकी मेमोरी स्ट्रांग है तो 1 दिन के लिए रहेंगी, लेकिन इसके बाद दूसरे दिन तो आपके माइंड से डिलीट हो जाएंगी। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको जरूरत पड़ेगी तो फिर आप वीडियो को फिर देखेंगे, फिर आप अपना टाइम बेकार करेंगे। इसलिए आप वीडियो को देखिए और साथ में आप एक नोट्स बनाते चलिए। नोट्स में आप जो भी आपको लगे कि नहीं ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन तो डिस्कस करते हैं प्लस क्वेश्चन के साथ और सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो इसके साथ जुड़े होते हैं। ठीक, तो मेरा उद्देश्य है कि आप जब भी वीडियो को देखना शुरू करिए तो एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, उसके साथ आप वीडियो को देखिए और यह बहुत फायदा करेगा टेक्निकल के एग्जाम में। आप चाहे जहाँ पे भी आप टेक्निकल का एग्जाम देने जाएंगे, अगर आप 5000 प्रश्नों की सीरीज को देखे हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही आपके सेलेक्टिव क्वेश्चन रखे जाते हैं इसमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज 11 नंबर से। 1 से 10 अगर आपको 1 से 10 तक का क्वेश्चन देखना है तो प्ले लिस्ट में आप जाइए, यूपीपीसीएल TG2 प्रैक्टिस सेट, उसमें आपको मिल जाएगा 1 से 10 का सीरीज। और आज हम आपको 11 से लेके 20 की सीरीज शुरू करते हैं। इसमें आप एक क्वेश्चन पे कम से कम 5 क्वेश्चन और आपको एक्स्ट्रा में नॉलेज मिलेगा। तो आप 11 से लेके 20 तक देखिए। आप 10 क्वेश्चन देखेंगे, आपको 50 क्वेश्चन का नॉलेज हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक क्वेश्चन पे हम 5 क्वेश्चन कम से कम बताते हैं जो कि इससे रिलेटेड होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है क्या कि किस गुण को हेनरी में मापा जाता है? किस गुण को हेनरी में मापा जाता है? तो पहले तो हम इसका आंसर नहीं देंगे, आंसर पहले आप लोग देंगे, उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं कि क्या इसका आंसर होता है। तो पहला आपका है प्रतिघात, दूसरा है धारिता, तीसरा है रेजिस्टेंस, चौथा है इंडक्शन। तो किस गुण को हेनरी में मापा जाता है? आप इसको आंसर बताइए कि किस गुण को हेनरी में मापा जाता है। ये आपका ये इंडक्टेंस है, इंडक्शन नहीं, इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस है, ये आपका इंडक्शन नहीं है, इंडक्टेंस है। तो किस गुण को हेनरी में मापा जाता है? पहला है प्रतिघात, दूसरा है धारिता, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा इंडक्टेंस। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। चलिए हम इसका बताते हैं आपको। इसमें देखिए इंडक्टेंस, ये आप थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, इसको आप इम्प्रूव करिएगा। इंडक्टेंस को प्रेरकत्व और इसी को प्रेरकत्व को ही इसी को हम हेनरी में मापते हैं। हेनरी, इंडक्टेंस को हम प्रेरकत्व को किस में मापते हैं? हेनरी में। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? प्रतिघात थोड़ा सा हम इस चारों के बारे में डिस्कस कर देते हैं कि प्रतिघात क्या है। पहला आपका क्या है? प्रतिघात। ठीक, तो देखिए प्रतिघात, इसको रिएक्टेंस बोलते हैं। रिएक्टेंस, इंग्लिश में इसको रिएक्टेंस, हिंदी में इसको प्रतिघात बोलते हैं। यह आपका 2 होता है, एक होता है एक्सियल इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक होता है एक्सी, जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक होता है एक्सियल, और इसका अगर फार्मूले की बात करें तो एक्सियल बराबर होता है 2 पाई FL।
इसका अगर हम मात्रक, अगर यूनिट इसका पूछ जाए कि प्रतिघात का या रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम। ठीक, तो यह एक्सएल का है। और यही अगर एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका फार्मूला है 1/2 पाई FC। अगर इसका हम मात्रक की बात करें तो यह मात्रक है ओम। ठीक, इसका मात्रक है ओम। तो रिएक्टेंस का दोनों रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दोनों का मात्रक क्या होता है, आपका ओम होता है। लेकिन थोड़ा से हम आपको बताते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जैसे एक्सेल है या किस में पाया जाए, एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस का नेचर किस में पाया जाएगा, एक कुंडली में पाया जाएगा। और एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नेचर किस में पाया जाएगा, कैपेसिटर में पाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा से हम बता दे रहे हैं। देखिए कुंडली किसका विरोध करती है, कुंडली जो आपका विरोध करती है वो धारा परिवर्तन का विरोध करती है। कुंडली क्या चाहती है, कुंडली चाहती है कि इसके अंदर से जो धारा प्रवाहित हो उसके मान में कमी या वृद्धि ना हो। मतलब अगर कुंडली से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली अपने अंदर से क्या चाहेगी, कुंडली चाहेगी कि यहाँ से आपको हमेशा 5 एम्पीयर की धारा मिले, इसके अंदर से 5 एम्पीयर की धारा जाए। यही धारा कभी अगर 5 की बजाय 6 हो जाए या 4 हो जाए, या मतलब कि 5 से कम या ज्यादा हो जाए, तो कुंडली उसी का विरोध करती है। और वह विरोध कौन करता है, एक्सेल, इसी को एक्सेल बोला जाता है। दूसरा, ये जो आपका कैपेसिटर है, अब कभी कभी पूछ लेता है कि कैपेसिटर किसका विरोध करता है, कैपेसिटर आपका वोल्टेज का विरोध करता है। वोल्टेज, कैपेसिटर आपका वोल्टेज का विरोध करता है और कुंडली आपकी धारा को विरोध करती है। ठीक, इसके बाद रेजिस्टेंस की बात थोड़ा से हम कर लें। रेजिस्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं R से। R इक्वल टू रो L बाई ए। एक तो फार्मूला होता है R इक्वल टू रो L बाई ए, लेकिन इसी का एक दूसरा फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का। एक इसका दूसरा फार्मूला है, देखिए R इक्वल टू रो L बाई ए। ये तो आपका फेमस फार्मूला है। ठीक, लेकिन एक आपके रो बराबर होता है 1 अपान रो इक्वल टू 1 अपान स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, या इस जो आप देख रहे हैं यह आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। तो कभी कभी ये अभी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, इसको डायरेक्ट मॉडिफाई कर दिया गया था इस प्रकार से कि R इक्वल टू दे दिया गया था L अपान स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू, एक फार्मूला इस प्रकार से आपको मिलता है। ठीक, एक फार्मूला R इक्वल टू, और उसमें पूछ लिया था कि बताइए कि कौन सा फार्मूला सही है। ठीक, तो यह आपका एक तो इस रूप में मिलेगा R इक्वल टू L अपान स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू एरिया, और एक आपका R इक्वल टू रो L बाई ए। अब इसमें थोड़ा से हम इसका मात्रक, रेजिस्टेंस का मात्रक तो फेमस है, आप उसको जानते होंगे, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। लेकिन जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इसका क्या मात्रक होता है, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, तो इसका साइमन प्रति मीटर, इसका मात्रक साइमन प्रति मीटर। और हम अगर इसकी बात करें कि इसका क्या मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध, तो इस विशिष्ट प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर या कुछ भी हो सकता है, या मेगा ओम मीटर, कुछ भी, लेकिन आपका रेजिस्टेंस और डिस्टेंस का मात्रक होगा साइमन, या इसी का जो दूसरा मात्रक है विशिष्ट चालकता का महो प्रति मीटर। ठीक, और दूसरा इसी में इसको बोला जाता है कि यह एक दूसरे का मतलब कि अपोजिट है। अपोजिट का मतलब जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक, और अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो व्युत्क्रम या उल्टा होता है वह कंडक्टेंस होता है। ठीक, इसी कंडक्टेंस को हिंदी में बोलते हैं चालकता। देखिए चालकता और विशिष्ट चालकता दोनों में अंतर है।
चालकता को हम बोलते हैं, विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है साइमन प्रति मीटर या मोह प्रति मीटर, और इसका क्या होता है चालकता, इस चालकता का मात्रक सिर्फ मोह होता है, ठीक, या साइमन होता है। और इंडक्टेंस का आपको मात्रक पता ही है, इंडक्टेंस किसके कारण, इंडक्टेंस को किस गुणों, इंडक्टेंस को हेनरी में मापा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसके बाद आपका है सेमीकंडक्टर में कौन से बांड होते हैं। तो आप बताइए, आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइए कि क्या होता है। पहला आपका है मेटेलिक, दूसरा कोवैलेंट, आयनिक, कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेमीकंडक्टर में कौन से बांड होते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको, जो आपका सेमीकंडक्टर, इसमें ऑप्शन सही होगा 2। सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बांड होते हैं, जिसको आप बोलते हैं सहसंयोजक बंध। इसमें आपका सहसंयोजक बंध होता है। तो सेमीकंडक्टर में आपके जो बांड होते हैं वो सहसंयोजी बंध होते हैं, कोवैलेंट बांड इसको बोलते हैं इंग्लिश में, कोवैलेंट बांड, ठीक है। अब जो आपका सेमीकंडक्टर है, थोड़ा सा सेमीकंडक्टर की हम प्रॉपर्टी आपको बताते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो हमारा होता है वो कितने प्रकार का होता है। सेमीकंडक्टर जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है पी टाइप और एक आपका होता है एन टाइप, ठीक। और जो सेमीकंडक्टर आपका सेमीकंडक्टर ये जो पी टाइप और एन टाइप है, ये आपकी किसके प्रकार हैं, ये आपके हैं एक्स ट्रांजिसिक के प्रकार है। और यह सेमीकंडक्टर का जो दूसरा प्रकार है इंट्रांजिसिक और एक आपका एक्सट्राजिसिक। तो इंट्राजिसिक जो आपका होता है इसको बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। तो शुद्ध अर्धचालक कौन कौन से हैं आपके, सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम, ठीक। तो शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम, और अशुद्ध अर्धचालक जो आपका एक्सट्राजिसिक है, इसके 2 प्रकार हैं, एक पी टाइप अर्धचालक और एक आपका एन टाइप अर्धचालक। तो हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। देखिए जो आपका एक्सट्राजिसिक है, एक्सट्राजिसिक सेमीकंडक्टर जो अशुद्ध अर्धचालक है, इसका पी टाइप और दूसरा आपका एन टाइप है, ठीक। तो अब पी टाइप अर्धचालक होता है, जैसे पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक, ठीक है। इसको हम पी टाइप अर्धचालक को बनाते कैसे हैं और एन टाइप अर्धचालक को बनाते कैसे हैं, इसको थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक आपके पास है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन कौन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जब हम इसी में अशुद्धि मिला दें, ये तो सिलिकॉन और जर्मेनियम तो शुद्ध है, लेकिन हम जब इसमें अशुद्धि मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, या तो पी टाइप। अब अशुद्धि हम किसकी मिलाएंगे, अशुद्धि जो मिलाते हैं वह 3 संयोजी या 5 संयोजी, ठीक। 5 संयोजी का मतलब क्या है, ऐसा एलिमेंट जिसकी संयोजकता या बैलेंसी 3 हो। जैसे आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की जो बैलेंसी या संयोजकता है यह आपकी 3 है। अगर इसी एल्युमिनियम को चाहे सिलिकॉन में मिला दें चाहे जर्मेनियम में मिला दें तो आपका क्या बन जाएगा, पी टाइप अर्धचालक बन जाता है। अगर त्रिसंयोजी तत्व मिलाएंगे तो पी टाइप अर्धचालक बनता है, और यदि
पंच संयोजी तत्व, जैसे फास्फोरस, पंच संयोजी फास्फोरस की संयोजकता 5 होती है। अगर फास्फोरस पंच संयोजी तत्व को मिला दे किसमें, सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में, तो क्या बन जाएगा, एन टाइप। तो यहाँ पे आपको फाइनली मिला क्या, एन टाइप के, अगर पी टाइप अर्धचालक हमें बनाना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, पी टाइप में क्या रखना पड़ेगा, त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी का मतलब जैसे जिसकी संयोजकता 3 हो, ऐसा एलिमेंट जिसकी संयोजकता 3 हो, अगर उसको मिला के हम बनाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसकी संयोजकता 5 होगी, 5, ठीक, 5, जिस मटेरियल की संयोजकता क्या होगी, 5 होगी, अगर उसको हम सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम में पंच संयोजी तत्व मिलाते हैं तो एन टाइप बनेगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम में त्रिसंयोजी तत्व मिलाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक बनता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा से हम कंडक्टिविटी की बात कर लें तो देखिए जो हमारा कंडक्टिविटी है वह एक्सट्राजिसिक अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक की जो चालकता है वह बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि चालकता जो डिपेंड करती है वो डोपिंग पर डिपेंड करती है। डोपिंग का मतलब जो शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम डोपिंग कहते हैं। जैसे इसको आप सिंपल भाषा में अगर आप समझना चाहें, जैसे दूध है, शुद्ध दूध है, अब शुद्ध दूध में अगर ये आपका दूध है और इसी दूध में अगर आप पानी लाके मिलाते हैं, पानी, दूध में अगर आप पानी मिला दिए तो इसका मतलब है आपने क्या कर दिया, डोपिंग कर दिया। ठीक, डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धि, जो चीज शुद्ध हो उसको आप अशुद्ध कर दीजिए, वही प्रक्रिया जो होती है वो आपकी डोपिंग हो जाती है। तो और आपका एक्सट्राजिसिक जो आपका पी टाइप और एन टाइप होता है, तो पी में आपके होल, पी में होल जो होते हैं ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, एन में इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन होल होते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा हमारा कौन सा अर्धचालक यूज होता है, तो सबसे ज्यादा हम किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन का, उसके बाद जर्मेनियम का। सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, सिलिकॉन का। क्यों होता है, क्योंकि इसके टेम्परेचर सहने की शक्ति ज्यादा होती है, आपकी 185 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका मान के चलिए कि 75 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो टेम्परेचर सहने की शक्ति ज़्यादा होती है, इसलिए सिलिकॉन का हम ज़्यादा यूज करते हैं, जर्मेनियम का कम यूज करते हैं। लेकिन कुछ आपकी स्पेशल प्रॉपर्टी मिलेगी जहां जर्मेनियम का आप यूज करेंगे। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, राइट हैंड के नियम में अंगूठा किसको बताता है। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसमें अंगूठा किसको बताएगा। देखिए फ्लेमिंग, पहले तो हम फ्लेमिंग का रूल, आप पहले तो आंसर आप लोग बताइए, धारा की दिशा बताएगा अंगूठा, या फ्लक्स की दिशा बताएगा, या गति की दिशा बताएगा, या कोई नहीं, तो किसकी दिशा बताता है अंगूठा, आप बताइए इसमें। तो ऑप्शन सही आपका है, ऑप्शन आपका जो सही है वो 3 नंबर है। अंगूठा जो होता है वो गति की दिशा को बताता है। अंगूठा किसको बताएगा, गति की दिशा को। ठीक, देखिए फ्लेमिंग का दो रूल है। फ्लेमिंग का एक है राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग का एक है लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का 2 रूल है, एक है राइट हैंड रूल और एक है लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पे फिलहाल चर्चा किसी की गई है, यहाँ पे डिस्कस किया गया है राइट हैंड रूल का। तो राइट हैंड रूल के बारे में पहले हम बताते हैं आपको। देखिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, जैसे अंगूठा जो हुआ, अगर राइट हैंड रूल की बात होगी तो अंगूठा किसको बताएगा भाई,
अंगूठा बताएगा गति की दिशा, गति की दिशा। अंगूठा किसको बताएगा? गति की दिशा को। अब प्रथम अंगुली, फर्स्ट फिंगर, प्रथम अंगुली किसको बताएगी? प्रथम अंगुली जो बताती है वह चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और इसके बाद मध्य अंगुली, मध्यमा बोलते हैं इसको, मध्य अंगुली जो आपकी बताएगी वो धारा की दिशा, धारा की दिशा बताता है। ठीक। अब फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, इससे अंगूठा आपको किसको बताएगा? गति की, प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यम अंगुली मध्यमा आपके धारा की दिशा को बताएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्टली जैसे क्वेश्चन बना है ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। और कभी कभी पूछ लेता है कि राइट हैंड रूल हम किस मोटर में यूज करते हैं या जनरेटर में? जनरेटर में तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हम जनरेटर में यूज करते हैं। देखिए एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत से लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं। इसको कंफ्यूज क्या करते हैं, वो समझ जाते हैं कि जो हमारा जनरेटर है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। तो यह भाई बिल्कुल गलत है। जनरेटर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर वर्क नहीं करता है। जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक। तो इस फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करके हम सिर्फ उसकी गति, जैसे मतलब जनरेटर क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, हम राइट हैंड रूल का यूज करके पता कर सकते हैं। या चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है उसको हम पता कर सकते हैं, या धारा किधर निकल रही है उसको हम पता करते हैं, ना कि हमारे राइट हैंड रूल से जनरेटर कार्य करता है। जनरेटर राइट हैंड रूल लगाकर जनरेटर में हम इन तीन चीजों को निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कैसे किसकी क्या डायरेक्शन है। ठीक। अब बात आती है, देखिए राइट हैंड रूल जनरेटर है तो जनरेटर को आप हाथ से घुमाते हैं। एक चीज तो और हम बता दे रहे हैं, इसको भूलेंगे नहीं कभी। जनरेटर है, जनरेटर को आप किधर से घुमाते हैं? जब आप जनरेटर को कभी स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि राइट हैंड है, दाहिना हाथ यूज करते हैं। ठीक। तो दाहिने हाथ से आप जनरेटर को चलाते हैं, इसीलिए इसमें कौन सा रूल यूज करते हैं? दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग के कौन से रूल? दाहिने हाथ का नियम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बता दे रहे हैं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, देखिए फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वह किसको आपको कहाँ पे यूज करते हैं? तो मोटर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल यूज किया जाता है। मोटर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, अब एक है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में होता है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है? वोल्टेज लीड करता है, करंट लीड करता है, पावर लैग करता है, आल मतलब सभी। इसमें बताइए कि क्या होता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, आपका क्या होता है? प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, चलिए इसका आंसर हम बताते हैं आपको। देखिए प्योर कैपेसिटिव, इसका जो आपका आंसर होगा इसमें होगा कि करंट लीड करती है। अभी हमने आपको इसके पहले पहला या दूसरा क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था आपको। देखिए इसमें होता क्या है, जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट होती है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ये आपका प्योर कैपेसिटिव नहीं है, रजिस्टिव तो बन गया, बता रहे हैं फिर से। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, देखिए प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो होती है, जैसे कैपेसिटर को कनेक्ट करके सप्लाई से आप जोड़ दीजिए। ठीक है। तो अब यही आपका क्या हो जाएगा? सी कैपेसिटर
यहाँ से सप्लाई एसी, आप एसी सप्लाई दीजिए। तो जो आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है, आपको भी पता है कि जो कैपेसिटर होता है यह किसका विरोध करता है? कैपेसिटर किसका विरोध करता है? वोल्टेज का। कैपेसिटर वोल्टेज का विरोध करता है। तो अब आप के माइंड से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जब कैपेसिटर वोल्टेज का विरोध करता है तो क्या बताइए, वोल्टेज कैपेसिटर में लीड करेगा? तो वोल्टेज जो है कैपेसिटर में लीड कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कैपेसिटर तो वोल्टेज का विरोध कर रहा है, तो लीड कौन करेगा? जो आपकी करंट है, धारा आई, वह आपकी क्या करेगी? लीड करेगी। लीड करने का मतलब है जो करंट आपकी आई है वह आगे होगी, और जो अब बताइए भाई वोल्टेज का विरोध कर रहा है कैपेसिटर, तो वोल्टेज कहाँ पे होगा? वोल्टेज आपका लैग होगा, मतलब पीछे होगा। ठीक, तो अब आप अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो इसमें कौन लीड करता है? प्योर कैपेसिटिव सर्किट में आपकी करंट लीड करती है, वोल्टेज क्या होता है? लैग होता है। तो इसका देखिए डायग्राम इस प्रकार से बनता है। यह आपका है वोल्टेज और यह आपका है करंट। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना होता है? 90 अंश। फाई बराबर 90। अगर यह प्योर कैपेसिटिव होता तब एंगल 90 अंश होता है। प्योर शुद्ध अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो आपका फाई का मान 90 अंश होता है। ठीक, अब यहाँ पे करंट आपका लीड कर रहा है, वोल्टेज आपका लैग कर रहा है। अगर पावर फैक्टर की बात करें कि इसमें कौन सा पावर फैक्टर होगा, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो पावर फैक्टर मिलता है वह आपका पावर फैक्टर होता है लैगिंग। कौन सा पावर फैक्टर? सॉरी, लीडिंग पावर फैक्टर। क्या होता है? लीडिंग पावर फैक्टर। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो पावर फैक्टर में मिलेगा, लीडिंग पावर फैक्टर मिलता है। और दूसरा, इसमें कैपेसिटिव सर्किट में एक चीज पूछा जाता है कि जैसे अगर हम इसमें पावर की बात करें तो यह आपका पावर लॉस नहीं करता है। पावर लॉस नहीं करने का मतलब है जितना इसमें पावर देंगे उतना पावर पॉजिटिव में जितना होगा और निगेटिव में उतना रिटर्न कर देता है। ठीक, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर का लॉस आपका 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्योर कैपेसिटिव अगर इंडक्टिव की बात करता है तो इंडक्टिव, अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट होती है तो उसमें क्या लीड करता है भाई? देखिए प्योर, अब आपको बताएं ये कुंडली किसका विरोध करती है? कुंडली धारा का विरोध करती है। तो जब आपकी धारा का विरोध करेगी तो धारा क्या हो जाएगी? लैग हो जाएगी। और वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज आपका लीड करेगा, क्योंकि कुंडली किसका विरोध कर रही है? धारा का। इसमें जो आपका डायग्राम बनता है इस प्रकार से बनेगा। अभी हम एसी सर्किट जब आपको पढ़ाएंगे तो पूरा विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। देखिए, ये आपका वोल्टेज है और ये आपका करंट है, इनके बीच भी फाई का मान 90 अंश होता है। ठीक, अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो इनका भी पावर फैक्टर क्या होता है? 0 होता है। इनका भी पावर फैक्टर 0। देखिए काश 90 का मान 0 होता है, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट का भी पावर फैक्टर का मान 0 होता है और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के भी पावर फैक्टर का मान 0 होता है, क्योंकि इसका भी फाई का मान 90 होता है। ठीक है, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में आपका लीड कौन कर रहा है? प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में लीड कौन करता है? प्योर कैपेसिटिव सर्किट में लीड करंट करता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, बैटरी के डिस्चार्ज के समय होता है। जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है उस समय क्या होता है? सेल की वोल्टेज कम होती है, पहला ऑप्शन। दूसरा, सेल की वोल्टेज बढ़ती है, नो चेंज मतलब कोई चेंज नहीं होता है, कम होता है, फिर अधिक होता है। तो बताइए बैटरी के डिस्चार्ज के समय क्या होता है? ऐसी क्या कंडीशन होती है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है? चारों में से कौन सा विकल्प सही है? तो चलिए हम इसका आपको आंसर बताते हैं। इसका आपका आंसर है जब बैटरी आपकी डिस्चार्ज होती है। बैटरी डिस्चार्ज होगी तो आपका जो सेल की वोल्टेज है वह आपकी कम हो जाती है। बैटरी जब डिस्चार्ज हो, सीधे सीधे बात है, आपकी जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो सेल की जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक,
जब आप चार्ज करते हैं तो उसकी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाती है। अब यहाँ पे बैटरी की बात आई तो बैटरी आपकी कितने प्रकार की होती है। देखिए पहले बैटरी और सेल में आप समझ लीजिए क्या होता है। बैटरी और सेल, बैटरी का मतलब होता है सेलों का ग्रुप। ग्रुप ऑफ सेल, सेलों का जो ग्रुप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बैटरी। मतलब सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। दूसरा, सेल आपकी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अगर यह प्लस माइनस है मतलब एक प्लेट की यह आपकी क्या हो गई, यह आपकी सेल है। लेकिन यही अगर आपके बहुत सारे प्लेट हो जाए प्लस माइनस तो बहुत सारे सेलों का जो समूह है यह आपका एक सेल है। इस प्रकार से अगर कहीं दिखाया जा रहा है तो आपका एक सेल है, और अगर आपके इस प्रकार से कहीं सिंबल मिल रहा है इसका मतलब वो आपकी क्या है, ये आपकी यह सिंबल आपकी बैटरी का है और यह सिंबल आपके सेल का है। तो मतलब सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बैटरी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए जो बैटरी होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है। बैटरी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक आपकी प्राइमरी और एक आपकी सेकेंडरी। तो प्राइमरी का मतलब ये होता है ऐसा आपके हो कि ये वह एक ही बार चार्ज होता है। एक बार चार्ज करके इसको हम बार बार रिचार्ज नहीं कर पाते हैं। जो प्राइमरी आपकी सेल या बैटरी होगी उसको हम बार बार चार्ज या डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे। इसको यह अगर बैटरी प्राइमरी जो आपकी सेल या बैटरी है एक बार आपकी डिस्चार्ज हो जाएगी तो दोबारा चार्ज नहीं होती है। लेकिन जो सेकेंडरी आपकी होती है, सेकेंडरी सेल को हम बार बार चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं। बार बार चार्ज करेंगे, बार बार डिस्चार्ज करेंगे। जैसे मोबाइल की जो बैटरी है वो लिथियम आयरन की होती है। लिथियम आयरन की बैटरी जो आपकी है वह आपके सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि हम मोबाइल को बार बार देख रहे हैं, चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज करते हैं। तो लेकिन प्राइमरी क्या होती है, जैसे एवर रेडी टार्च, अब तो टार्च का जमाना खत्म हो गया है। एडिसन सेल, वोल्टी सेल, ये सब आपके सेल जो हैं प्राइमरी सेल के अंतर्गत आते हैं। ये सब सेल एक बार अगर आपके डिस्चार्ज हो गए तो फिर आपको फिर सेल को निकाल के बाहर ही रखना पड़ेगा, इसको हम चार्ज नहीं करते। देखिए इसका कारण क्या है कि बैटरी को हम प्राइमरी को बार बार चार्ज और डिस्चार्ज नहीं कर पाते हैं, सेकेंडरी को बार बार चार्ज और डिस्चार्ज कर पाते हैं। तो देखिए प्राइमरी जो सेल है, प्राइमरी सेल की कारण इसका है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, विद्युत अपघट्ट, इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्ट यह आपका खराब हो जाता है। जब आपकी प्राइमरी सेल की जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है पूरी तरीके से तो यह आपका विद्युत अपघट्ट खराब हो जाता है। ठीक, और अब विद्युत अपघट्ट खराब हो जाता है तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बैटरी को ही चेंज कर देते हैं। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी सेल होता है उसका जो विद्युत अपघट्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, वह जल्दी खराब नहीं होता है। वो बार बार चाहे डिस्चार्ज हो चार्ज हो प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है विद्युत अपघट्ट बहुत जल्दी नहीं खराब होता है। ठीक, तो यही मेन कारण है प्राइमरी सेल का विद्युत अपघट्ट। जब प्राइमरी सेल आपकी डिस्चार्ज हो जाएगी तो विद्युत अपघट्ट आपका खराब हो जाता है। जो लेकिन सेकेंडरी सेल में आपका विद्युत अपघट्ट खराब नहीं होता। देखिए कभी कभी आप बोलते हैं ना कि जैसे बैटरी है, बैटरी खराब हो गई है, इसका मतलब कहते हैं ना कि उसका पानी चेंज कर दीजिए, उसमें जो आप इलेक्ट्रोलाइट है उसको चेंज कर दीजिए। ठीक, तो आपकी सेकेंडरी सेल में आपका लेड एसिड सेल बहुत फेमस सेल है। नीफे सेल, निकिल आयरन सेल जिसको बोलते हैं, ये सब आपके सेल बहुत फेमस है। तो बैटरी की जो दक्षता होती है, बैटरी अगर आप परचेज करने कभी जाइए मार्केट से, बैटरी आप खरीदने जाइए तो बैटरी की जो कैपेसिटी होती है वह आपकी एम्पियर आवर में मेजर की जाती है। और मोबाइल की जो बैटरी है मिली एम्पियर आवर। जैसे उसमें देखेंगे आपको 5000, आप ज़्यादा से ज़्यादा mAh बोलते हैं कि हमें 5000 mAh की बैटरी की जिस मोबाइल में 5000 mAh की बैटरी लगी उसको हमें दीजिए। या इन्वर्टर अगर आप खरीदने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि 180 Ah
AH का मतलब एम्पियर आवर, इसका मतलब मिली एम्पियर आवर। तो बैटरी की जो कैपेसिटी होती है वो किस में मेजर की जाती है, वो आपकी मेजर की जाती है एम्पियर आवर या मिली एम्पियर आवर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलिए, बैटरी की कौन सी इफिशियंसी या कौन सी दक्षता अधिक होती है, तो आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वाट आवर, दूसरा है एम्पियर आवर, तीसरा है ओवरऑल इफिशियंसी, चौथा है ऑल। तो बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से चलिए ऑप्शन हम आपको बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बैटरी की कौन सी इफिशियंसी अधिक होती है, तो बैटरी की एम्पियर आवर इफिशियंसी अधिक होती है, एम्पियर आवर। ठीक, देखिए बैटरी की जो दक्षता होती है एक आपकी होती है एम्पियर आवर एफिशिएंसी, एक एम्पियर आवर एफिशिएंसी, और एक आपकी होती है वाट आवर एफिशिएंसी। एक आपकी क्या है एम्पियर आवर एफिशिएंसी और एक आपकी है वाट आवर एफिशिएंसी। हमेशा आपको मिलेगा ऑलवेज, एक आप हमेशा नोट करिए कि एम्पियर आवर एफिशिएंसी ग्रेटर देन वाट आवर एफिशिएंसी। ऐसी कोई भी बैटरी नहीं होगी जिसकी वाट आवर एफिशिएंसी ज्यादा होती है। ठीक, हमेशा आपकी कौन सी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, एम्पियर आवर एफिशिएंसी ज्यादा होती है। इसको थोड़ा से अगर आप ट्रिक से याद करना चाहें, भूल जाते हैं, अगर भूल जा रहे हैं तो ए जो आपका ए है, ए पहले आ रहा है, डब्ल्यू आपका बाद में आ रहा है। ठीक, ए आपका पहले आ रहा है, डब्ल्यू आपका बाद में आ रहा है। तो जो पहले आएगा वह आपका ज्यादा होगा, जो डब्ल्यू है बाद में आएगा वह आपका कम होगा। ए पहले आ रहा है, यह आपका ज्यादा होगा, इसी को आप ध्यान में रखिए कि ए पहले आता है यह ज्यादा होगा, डब्ल्यू बाद में आता है यह आपका कम होगा। ठीक, तो अब आपको हमेशा याद रहेगा ए पहले आने का मतलब है एम्पियर आवर एफिशिएंसी ज्यादा होगी, डब्ल्यू बाद में आ रहा है इसका मतलब वाट आवर एफिशिएंसी कम होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में आरएल सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर होता है, तो आरएल सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है इसके बारे में बताइए। आरएल सीरीज सर्किट हम बना दे रहे हैं, तब तक आप ऑप्शन चूज करिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आर हो गया या आपका एल हो गया, ये आपकी सीरीज सर्किट है, ये आपकी क्या है भाई सीरीज सर्किट है। ठीक, ये आपका आर हो गया या आपका एल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आरएल सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर अर्थात यह किसका मान पूछ रहा है, cos 5 पूछ रहा है। क्या होता है, लीडिंग होता है कि लैगिंग होता है कि जीरो होता है या 1 होता है। तो क्या होता है भाई, चलिए ऑप्शन हम बताते हैं। आरएलसी सीरीज सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है वह आपका लैगिंग होता है। आरएलसी सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होता है। आरएलसी सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर लैगिंग होता है। अब देखिए लैगिंग कैसे होता है, लैगिंग होने का मैं आपको बता रहा हूँ रीजन क्या है कि लैगिंग होता है। जैसे एक आपकी देखिए इसमें रेजिस्टेंस भी जुड़ा है और इंडक्टर भी जुड़ा है, कुंडली भी। रेजिस्टेंस का क्या गुण होता है, रेजिस्टेंस का गुण प्योर रेजिस्टिव है, तो इसका गुण होता है कि वोल्टेज और करंट अर्थात cos फाई का मान जीरो हो जाए। वोल्टेज यहाँ पे फाई का मान जीरो, अर्थात जो रेजिस्टेंस होता है यह चाहता है कि वोल्टेज और करंट एक साथ साथ चलें। ठीक, यह आपकी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। और यहीं पे आपकी
जो इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, इंडक्टर क्या चाहता है? इंडक्टर चाहता है कि जो आपका वोल्टेज है और करंट, अभी तो आपको पता है हम इंडक्टर किसका विरोध करता है, तो इंडक्टर विरोध करता है धारा का। तो इसमें इंडक्टर चाहता है कि वोल्टेज आपका आगे हो और करंट आपका पीछे हो, और इन दोनों के आगे और पीछे होने का प्रोसेस कितना होना चाहिए? 90 अंश। ठीक, लेकिन ये प्योर की बात है, वोल्टेज आगे है और करंट आपका पीछे है। लेकिन यह कितना होना चाहिए? 90 अंश तो होना चाहिए, लेकिन एक कब? जब प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा, मतलब शुद्ध कुंडली। अब लेकिन शुद्ध तो रह नहीं गया। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि अब कुंडली के साथ क्या जुड़ गया? कुंडली के साथ आपका रेजिस्टेंस भी जुड़ गया, इसलिए शुद्ध रह नहीं गया। अब यहाँ पे देखिए, रेजिस्टिव सर्किट जो चाहता है कि हम दोनों को एक साथ लेके चलें, और जो हमारा इंडक्टिव सर्किट चाहता है कि वोल्टेज और करंट के बीच 90 अंश का एंगल बने, दोनों 90 अंश की दूरी बना के चलें। लेकिन इन दोनों का जो मिक्स होता है, क्योंकि न इसका हो पाता न इसका, दोनों मतलब दोनों अशुद्ध हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारा वोल्टेज और करंट होता है वो 90 अंश से ना चल के 90 अंश से कुछ एंगल बना लेता है, और वह आपका फाई एंगल बनाता है। ठीक, फाई एंगल में अब कुछ भी हो सकता है। अब आप वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सएल की वैल्यू और आर की वैल्यू पर, कि एक्सएल का मान या आर का मान किसमें किस ज़्यादा कौन होगा, उसी के इफेक्ट पे जाएगा या। लेकिन अब आप मान के चलिए कि यूनिटी नहीं होगा। अब आपका जो पावर फैक्टर मिलेगा आरएलसी सीरीज सर्किट में, वह आपका लैगिंग पावर फैक्टर मिलेगा। कौन सा पावर फैक्टर मिलेगा? लैगिंग पावर फैक्टर मिलेगा आरएलसी सीरीज सर्किट में। अब आपका पावर फैक्टर लैगिंग। एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, इसको आप नोट करिएगा। आरएल, हम दो ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं, आरएल की बात या आरसी। जैसे देखिए, ट्रिक के माध्यम से आप इसको जान लीजिए, आरएल है या आरसी है। ठीक है, अगर आरएल या आरसी की बात करता है और इसमें पूछता है कि पावर फैक्टर क्या होगा, तो इसमें यल है, तो यल है इसलिए आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? लैगिंग हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है? आरसी मतलब सी है, इसलिए इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? लीडिंग। ठीक, यह सिर्फ आर एल और आरसी की ही बात हो रही है। अगर आपके आरएलसी अगर इसकी बात होती है आरएलसी सीरीज सर्किट, अब इसमें देखिए, इसमें आप नहीं बता सकते हैं कि चूंकि इसमें एल और सी दोनों है, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा आपको देखिए, एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी। अगर एक्सएल का मान एक्ससी से ज्यादा होगा तब तो आपका पावर फैक्टर लैगिंग होगा। ठीक, अगर एक्ससी की वैल्यू एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल होगा तो अब आपका पावर फैक्टर लीडिंग होगा। ठीक, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। यह आपका है आरएलसी सीरीज सर्किट का। ठीक, और यह आपके आरएल का है। आरएल अगर सिर्फ आर और एल होगा तो लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ कोर्स होगा, आरसी होगा तो लीडिंग पावर फैक्टर होगा, और आरएलसी सीरीज सर्किट होगा तब आप इस कंडीशन को देखेंगे। अगर एक्सएल की वैल्यू एक्ससी से ज़्यादा होगी तो लैगिंग, और अगर एक्ससी की वैल्यू एक्सएल से ज़्यादा होगी तो लीडिंग होगा। ठीक है, इसके बाद इसी में कभी कभी आपसे क्वेश्चन एक डायरेक्टली पूछता है कि आरएल सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस का मान बताइए। तो जेड बराबर √R² प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक, इम्पीडेंस का मान जेड बराबर √R² प्लस एक्सएल स्क्वायर। इसके बाद वोल्टेज, जो आपका सप्लाई वोल्टेज V बराबर होता है √VR² प्लस VL²। ये भी आपका डायरेक्टली पूछ दो, जैसे सप्लाई वोल्टेज का मान दे देगा, रेजिस्टेंस जो आपके रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज का मान दे देगा, इंडक्टिव सर्किट के क्रॉस वोल्टेज का मान पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा है
नेक्स्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी आपको मिला। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप हमेशा याद रखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी को हम म्यू आर से डिनोट करते हैं। रिलेटिव परमेबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं? म्यू आर से। तो एक मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी अगर 0.95 का मतलब क्या है? 1 से कम है, तो यह मटेरियल कौन सा है? अब बताइए, डाया है, पैरा है कि फेरो है कि इनमें से कोई नहीं? आप थोड़ा सा बताइए, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए, इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, वह आपका डाया है। इसको तो आप नोट कर लीजिए। रिलेटिव परमेबिलिटी अगर म्यू आर लेस देन 1, अगर म्यू आर अर्थात रिलेटिव परमेबिलिटी का मान 1 से कम है तो वह मटेरियल आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल होगा। अगर रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर ग्रेटर देन 1 है तो वह आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा। और अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो रिलेटिव परमेबिलिटी का मान 1 से बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए कि अगर रिलेटिव परमेबिलिटी का मान 1 से कम है तो वह आपका कौन सा मटेरियल होगा? डायामैग्नेटिक मटेरियल होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगर रिलेटिव परमेबिलिटी का मान 1 से ज़्यादा है तो वह आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में रिलेटिव परमेबिलिटी का मान 1 से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, अब यहाँ पे आप डायरेक्टली मटेरियल पूछ लिया जाता है कि रिलेटिव परमेबिलिटी डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल के उदाहरण बताइए। तो देखिए, जैसे आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल है, डायामैग्नेटिक मटेरियल आपका क्या है? बिस्मथ। यह आपका बिस्मथ जो है यह आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक, कॉपर डायामैग्नेटिक मटेरियल है। मरकरी, गोल्ड, ये सब आपके क्या हैं? बिस्मथ, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, ये सब आपके हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। इसको आप मटेरियल पूछ लेता है कि डायामैग्नेटिक बताइए, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत बिस्मथ, कॉपर, मरकरी और गोल्ड आते हैं। ठीक, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत आ रहे हैं कौन कौन से। देखिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत अब थोड़ा से हम आपको ट्रिक से बताएंगे। यम, माँ जहां पे आए, पैरा का मतलब माँ, जैसे एल्युमिनियम, प्लेटिनम, ठीक है, यह सब आपके क्या है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। एल्युमिनियम, प्लेटिनम, ये सब आपकी क्या है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। और इनकी जो आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वह आपके रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से ज़्यादा होती है। एल्युमिनियम, प्लेटिनम, ये सब आपकी क्या है? लिथियम, यम की जहां बात आएगी वहां पे आप समझिएगा कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। सोडियम, देखिए नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा। टंगस्टन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से ज़्यादा होती है। एल्युमिनियम, प्लेटिनम, लिथियम, सोडियम, टंगस्टन, ऑक्सीजन, ये सब आपके क्या है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल है।
ठीक है। चलिए इसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसकी तो अभी आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से ज़्यादा होती है। अगर रिलेटिव परमेबिलिटी का मान 1 से ज़्यादा है तो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। और अब इसमें आपकी कौन कौन से आते हैं? निकिल, कोबाल्ट, आयरन, परमलाय, ये सब आपकी क्या है? निकिल, कोबाल्ट, आयरन, परमलाय, ये सब आपके हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक। और इसमें एक चीज और, एक तो आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी हो गई, एक एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी को हम म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक जो होता है हेनरी प्रति मीटर होता है। इसका मात्रक हेनरी प्रति मीटर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा नियम केवल लागू होता है। किरचॉफ का धारा नियम कहाँ पे लागू होता है आपको बताना है। ऑप्शन आपके हैं क्लोज्ड लूप इन नेटवर्क में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जंक्शन इन ए नेटवर्क में और इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो बताइए इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए चलिए हम इसको बता रहे हैं। यहाँ पे जो आपका है कि किरचॉफ का जो धारा नियम है वह आपके जंक्शन इन ए नेटवर्क पर निर्भर करता है। किरचॉफ का धारा नियम कहाँ पे लागू होता है? तो जंक्शन। किरचॉफ का धारा नियम जंक्शन पर लागू होता है। ठीक। किरचॉफ का धारा नियम जंक्शन पे लागू होता है। अब किरचॉफ के कितने नियम हैं? किरचॉफ के जो नियम है वो 2 नियम है, केवीएल और एक आपका केसीएल। केसीएल धारा का नियम क्या है कि किसी जंक्शन पॉइंट से आने वाली धारा और जाने वाली धारा, आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों आपस में बराबर होती हैं। जैसे जितनी धारा आपकी जंक्शन की तरफ आएगी उतनी ही मान की वैल्यू जंक्शन से जाएगी। ठीक। जैसे सपोज दैट हम इसको एक थोड़ा से बैटरी है, अगर ये बल्ब है और यहाँ से बैटरी से आपको देख रहे हैं ये बैटरी लगी हुई है माइनस प्लस, यहाँ से अगर 5 एम्पियर की धारा निकल रही है, बैटरी से 5 एम्पियर की धारा निकल रही है तो बैटरी में 5 एम्पियर की धारा रिटर्न भी तो हो रही है। तो मतलब जितनी धारा गई उतनी धारा वापस आ गई। तो वैसे यहाँ पे है कि किसी जंक्शन से जितनी धारा जाएगी बाहर उतनी धारा अंदर आएगी। तो यही आपका किरचॉफ का रूल होता है, किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है। और इनका एक है किरचॉफ का वोल्टेज रूल। यह किरचॉफ का वोल्टेज रूल, किरचॉफ का जो वोल्टेज रूल होता है यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ का वोल्टेज रूल ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह आपके आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। केसीएल या करंट रूल किस पे कार्य करता है? आवेश संरक्षण के नियम पर। और केवीएल जो होता है ऊर्जा संरक्षण के रूल पर कार्य करता है। ठीक है। तो हम आपको जब बेसिक पढ़ाएंगे तो केसीएल और केवीएल के बारे में विस्तार से बताएंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है, एक इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की गति, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की गति क्या होती है, या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की गति क्या कहलाती है? स्लिप स्पीड, इफेक्टिव गति, सॉफ्ट गति या सिंक्रोनस स्पीड। तो आपकी क्या कहलाती है? इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग की जो स्पीड होती है, मैग्नेटिक फील्ड की रोटेटिंग की स्पीड, वो आपकी क्या कहलाएगी? तो बताइए क्या कहलाएगी? चलिए इसका हम ऑप्शन आपको बता रहे हैं। इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है? करेक्ट इसका ऑप्शन है
सिंक्रोनस स्पीड या तुल्यकाली गति। इसका करेक्ट ऑप्शन है तुल्यकाली गति। ठीक, तुल्यकाली गति उसका है तुल्यकाली। इसमें देखिए किसकी का मैक्सिमम लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं और आप समझ नहीं पाते। देखिए जो आपका इंडक्शन मोटर होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, यह उसका रोटेटर पार्ट है, यह आपका रोटर है। ठीक, यह आपका क्या है, रोटर है, और यह आपका क्या है, स्टेटर पार्ट है। यह आपका स्टेटर पार्ट है। अब यहाँ पे रोटर की गति नहीं पूछा जा रहा है। ये 3 फेज सप्लाई इसमें दे रहे हैं, आर वाई बी, 3 फेज सप्लाई इसको देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यह आपका कौन सा पार्ट है, यह स्टेटर पार्ट था, यह रोटर। अगर रोटर की गति पूछी जाती तो रोटर की गति इसमें क्या होती है, सिंक्रोनाइज स्पीड से यह रोटर नहीं चलता है, अर्थात तो इंडक्शन मोटर तुल्यकाली स्पीड से गति नहीं करता है। जो इसके फ्लक्स होता है फाई, स्टेटर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका जो फ्लक्स होता है फाई, यह फ्लक्स फाई जो होता है यही आपके सिंक्रोनस स्पीड से चलता है। तो यहीं से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं कि इंडक्शन मोटर का जो फ्लक्स होता है, ये रोटेटिंग मैग्नेट घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र, वह किस स्पीड से चलता है, तो वह आपके तुल्यकाली चाल से चलता है। और इंडक्शन मोटर किस गति से चलता है, तो यह आपका अतुल्यकाली चाल से, मतलब इसकी चाल तुल्यकाली नहीं होती है। इसीलिए हम नॉन सिंक्रोनस मोटर, अगर हम नॉन सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो नॉन सिंक्रोनस मोटर हमारा क्या है, 3 फेजी इंडक्शन मोटर। 3 फेजी इंडक्शन मोटर जो है नॉन सिंक्रोनस मोटर के अंतर्गत आता है। ठीक, तो सबसे बड़ी इसकी अच्छी प्रॉपर्टी क्या है, इंडक्शन मोटर जो होता है वह सेल्फ स्टार्ट होता है। इंडक्शन मोटर आपका क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट होता है, लेकिन जो सिंक्रोनस मोटर होता है वह आपका सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। इसको आपको सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ता है। तो चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ